हर किसी की कोई ना कोई कमजोर कड़ी होती है और वही कड़ी हमारी यूजीसी नेट के पेपर में है। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, हु कॉइन द टर्म, और फिर आपको एक टर्म दी जाती है। यानी कि बहुत अजीब अजीब सी टर्म्स या फिर बहुत सारी आपसे पूछ लिया जाएगा कि अच्छा यार, ये फलाना टर्म का मतलब क्या होता है, किसने इसे गढ़ा था। अच्छा, ये गड़ा वाला तो चलो क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सिंपल लगता है, बट इससे एक सेकंड और थर्ड लेवल का क्वेश्चन आता है कि भाई कौन से साल में ये आपकी टर्मिनोलॉजी आई थी या कौन सी बुक में आई थी, या ये जो गढ़ा था किसी पर्टिकुलर पर्सन ने, उसका क्या कंटेक्स्ट था, क्या संदर्भ था। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत आपको दिक्कत देते हैं। और ये क्वेश्चन आपको अब दिक्कत नहीं देंगे, बिकॉज इस यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के क्रैश कोर्स का जो ये सीरीज चल रहा है, लेक्चर 3 है ये। इससे पहले मैंने बुक्स एंड ऑथर्स कराए हैं, 101 बुक्स एंड ऑथर कराए हैं, जो कि बार बार रिपीट में आए हैं, राइट। तो वो जरूर कर लीजिएगा, मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगी। उसके बाद मैंने आपको कराए थे इंपॉर्टेंट कमिटीज, ठीक है, 35 से ज्यादा कमिटीज मैंने आपको कराई थी लास्ट लेक्चर में। और आज मैं आपको अलग अलग अनोखे अनोखे टर्म्स आपको बताती हूँ, और वो टर्मिनोलॉजीज कौन से साल में कौन सी बुक में आई थी वो सब भी बताती हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। फटाफट से अभी अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिकॉज मैंने इन क्रैश कोर्स और इतनी जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के अलावा मैंने आपको डिटेल्ड फुल कोर्स भी दे रखा है, फ्री पॉलिटिकल साइंस कोर्स, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इस वीडियो में डाला है। और साथ ही साथ हमारी ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए नोट्स वगैरह के लिए। टेलीग्राम में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप डिमांड कर सकते हैं कि भाई मेरे को ये टॉपिक नहीं आता, या मेरे को इस टॉपिक से मैं सताया गया हूँ या सताई गई हूँ, तो वो भी हम कवर करा देंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा शेयर करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहली हमारी आज की टर्म है गैंगप्लैंक, ठीक है? गैंगप्लैंक क्या होता है? गैंगप्लैंक मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से मैं बताती हूँ। देखिए, अगर समझ लो कुछ इस तरीके का स्केलर चेन है, ठीक है ना? स्केलर चेन ऐसे ही होता है ना कि भाई आपके अलग-अलग लेवल्स होते हैं। जैसे अगर मेरे को इसमें सीढ़ी बना दूँ तो पहले आप इस पे पैर रखोगे, फिर इस पे पैर रखोगे, फिर ऊपर पैर रखोगे, ऐसे ही कुछ आप चलोगे। लेकिन आपको लगे कि यार जब भी मुझे यहाँ पे जाना है तो मुझे पहले यहाँ से इधर परमिशन लेनी पड़ रही है, फिर इधर परमिशन लेनी पड़ रही है, फिर ये इधर जा रहा है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो आप सोचोगे कि यार हम क्या कर सकते हैं ना, हम ऐसे ना जाके हम सीधे सीधे चले जाएं, ठीक है, इजीएस्ट रूट। ठीक है, तो सीधे सीधे जाने को, सीधे सीधे मैंने इसको क्यों बताया, क्योंकि आपका ग्रेप वाइन भी होता है, ग्रेप वाइन ऐसे उल्टा सीधा भी जा सकता है, बट गैंगप्लैंक में क्या होता है कि आपकी जो फॉर्मल चेन ऑफ कमांड है उसे तोड़ते हुए आप सीधे सीधे सेम लेवल पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ये आपको कंसेप्ट दिया था हेनरी फेयोल ने 1916 में, ठीक है। तो स्केलर चेन क्या होती है वो भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट आता है इकोलॉजी, और इकोलॉजी कुछ ऐसा टर्म है ना कि हर साल इकोलॉजी पे क्वेश्चन आएगा, चाहे वो डीप हो, डीप इकोलॉजी पे हो, चाहे शैलो इकोलॉजी पे हो, चाहे इकोलॉजी पे नॉर्मल क्वेश्चन हो, आता ही आता है। तो सबसे पहले तो ये शब्द का गढ़ा किसने, सो इट वाज आपका अर्नस्ट हैकेल। कौन से ईयर में, 1866, ये भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, इकोलॉजी ये क्या बोलते थे, इकोलॉजी, लॉजी का हमेशा मतलब होता है स्टडी। इको मतलब क्या होगा कि जो लिविंग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम जानवर, अलग अलग स्पीशीज है, उनका क्या रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट से, ठीक है, इन्वायरमेंट से, उसको डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी गढ़ी थी, ठीक है। तीसरा है आपका पैसिव इंडिविजुअलिज्म। सो ये टर्मिनोलॉजीज अगर आप एग्जाम में देखोगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे, आप सोचोगे कि यार ये पैसिव इंडिविजुअलिज्म क्या है। हालांकि अगर मैं इस टर्म की जगह आपसे पूछती क्वेश्चन में कि पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म, तब आपको समझ में आ जाता। सो सीबी मैकफर्सन इससे एसोसिएटेड है। सीबी मैकफर्सन क्या कहते हैं कि जो अर्ली, ठीक है, जो कि अर्ली आपके लिबरल हैं, अर्ली जो कैपिटलिस्ट लिबरल हैं, वो क्या है, वो पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म है, इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इस सब पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म इंडिविजुअल का फोकस दिखाता है उनके राइट्स को लेके, उनकी प्रॉपर्टी को देख के। वही जो पैसिव इंडिविजुअलिज्म है, जो कि सीबी मैकफर्सन का ही टर्म है, वो थोड़ा उसका सबड्यूड वर्जन है। सबड्यूड वर्जन क्या होता है कि थोड़ा आराम से, एक तो होता है कि अगर आपको कोई मामला निपटाना है तो आप लड़ाई करके बोल्ड नहीं निपटाते हो, और एक होता है यार आराम से बात करके, यानी कि आपका कंटेक्स्ट सेम है, ठीक है, लेकिन थोड़ा लेस असर्टिव है इन द फॉर्म ऑफ, अगर मैं बोलूंगी, थॉट, ठीक है ना।
नेक्स्ट आपका आ जाता है डीप एंड शैलो इकोलॉजी। तो ये बेसिकली जो दोनों टर्म है ना, ये अर्न नेस ने गढ़ी थी 1972 में, उन्होंने डिस्टिंक्शन भी दी थी, बट डीप इकोलॉजी को बाद में जो पूरा डेवलप किया था वो जॉर्ज सेशंस ने किया है, ठीक है। शैलो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? शैलो जब हम स्विमिंग करते हैं तो होता है ना कि शैलो लेवल है, डीप लेवल है। शैलो का मतलब क्या होता है कि जब कम पानी होता है, 1 फीट, 2 फीट इस तरीके का पानी होता है, उसको शैलो वाटर में स्विमिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन या आपको डेवलपमेंट करना है इस लेवल तक कि आपका अपने आप के नुकसान ना हो, ठीक है? इस लेवल तक आप एनवायरनमेंट को बचाओगे बस, कि आपका जहाँ लगे कि यार आपका प्रॉफिट में दिक्कत हो रही है, फिर आप एनवायरनमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। वही डीप इकोलॉजी का मतलब क्या है कि भाई एनवायरनमेंट प्रायोरिटी है हमारी। नेक्स्ट आता है छठी टर्म कैच ऑल पार्टी। कैच ऑल पार्टी का मतलब है ये बेसिकली 1950s और 1960s में टर्म आई थी, और ये डिटरमाइन करने के लिए कि पॉलिटिकल पार्टी में कुछ ऐसी पार्टी है जो कि मास पार्टी की तरह, मतलब एग्जिस्टिंग मास पार्टी में कुछ ऐसी चीजें हैं कि भाई हाँ सबके लिए कुछ ना कुछ है। ठीक है, सबके लिए कुछ एक्साइटिंग फीचर्स है, चाहे आप आइडियोलॉजी ले लो, चाहे आप राइट्स ले लो, समथिंग। ठीक है, और ये किन्होंने कौन लेके आया था? ऑटो खर्शाइमर इनको लेके आए थे। नेक्स्ट आता है आपका इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का मतलब है कि मतलब इनका जो इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, ठीक है। इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। उनका इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है समावेशी, मतलब सबको इकट्ठा कर लो, एक मतलब सम ऑफ ऑल। तो एक होलिस्टिक व्यू है अबाउट ह्यूमैनिटी की भाई ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल सारे एस्पेक्ट में। नेक्स्ट आता है आपके पास आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, जो कि रॉबर्ट मिशेल्स ने दिया था, 1911 में दिया था। उनकी बुक थी पॉलिटिकल पार्टीज। पूरा नाम इस बुक का याद रखना, अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्किकल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। बेसिकली इसमें ये बताया हुआ है, इस पर्टिकुलर बुक में ये बताया हुआ है कि आप किस तरीके, कोई भी डेमोक्रेसी हो अंत में वो क्या बन जाती है? ओलिगार्की, यानी ओलिगार्की एक ऐसी गवर्नमेंट जो सबके द्वारा चलाई जाए। नेक्स्ट आता है पावर इलीट। पावर इलीट, अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आज, तो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है आसपास। सो पावर एलीट बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी है सी राइट मिल्स के द्वारा लाई गई है 1956 में। और ये आर्ग्यू करते हैं कि जो पावर है ना सोसाइटी में, वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है मासेस में नहीं, बल्कि एक छोटे समूह में, और जिसमें ना टॉप टॉप जैसे कोई मिलिट्री, कॉर्पोरेट, पॉलिटिकल, ये वाले लोग ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है टर्मिनोलॉजी मैनेजरियल रेवोल्यूशन, ठीक है, जो कि जेम्स बर्नहम लेके आए थे 1941 में। इनकी बुक थी द मैनेजरियल रेवोल्यूशन। उसमें इन्होंने तर्क दिया था कि जो कैपिटलिज्म है ना, पूंजीवाद है ना, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, और रिप्लेस किया जा रहा है नए सिस्टम के से। और नया सिस्टम क्या है? मैनेजरियलिज्म, जहाँ पे मैनेजर और ब्यूरोक्रेट्स के पास रियल पावर है, रादर देन जिसके पास मतलब ये कैपिटलिज्म में, मतलब बाकी जो चीजें होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन, नहीं, आपके मैनेजर और ब्यूरोक्रेट्स के पास ज्यादा पावर है। और अभी तक 10 टर्मिनोलॉजीज हो गई है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई अभी कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल डिके, जो कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने दिया था 1968। उनकी जो बुक थी पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, ठीक है, कि किस तरीके से डिके हो रहा है, उन्होंने बताया था। अब एक क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आया था ये क्वेश्चन, और ये 4 थ्योरी आपसे पूछी गई थी। हार्टलैंड थ्योरी, रिमलैंड थ्योरी, सी पावर थ्योरी, एयर पावर थ्योरी। और आप सोच रहे होंगे कि यार ये टर्मिनोलॉजीज तो ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, बट अगर आप मैं आपको बोलूं, हर कोई इंडो पैसिफिक बोल रहा है, और जो भी इंडो पैसिफिक में अगर आपने करंट अफेयर अगर आपने कवर किए हैं, या फिर अगर आपने उसकी थ्योरीज देखी हैं, तो ये तो बेसिक थ्योरी है, ये सभी को पता होती है, ठीक है। इसलिए इसमें ऐसा कुछ देखने वाली नहीं है कि यार ये बाहर से क्वेश्चन आ गया, नहीं। हार्टलैंड थ्योरी बेसिकली सर हेल्फोर्ड मैकिंडर की थ्योरी है। 1904 में उनका एक पेपर आया था, ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री। उसमें ना उन्होंने ना हार्टलैंड की तरह बोला है जैसे यूरोप को, कि हाँ भाई ये मेन आपका प्रोमिनेंट प्लेस है, बाकी तो लिंकिंग वो है। और लैंड पे पावर या फिर कोस्टल एरियाज पे पावर, जो चोक पॉइंट है वहां पे पावर लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन सी पावर। और ये बेसिकली उल्टा है आपका, ये जो 14 नंबर पे सी पावर थ्योरी है इसके, जो कि अल्फ्रेड थेयर मैन ने 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी में दी थी। उनकी बुक थी द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री, जिसमें वो बोलते थे कि जो भी हु रूल्स द सी, हु रूल्स द वेव, रूल्स द वर्ल्ड। ब्रिटेन की बेसिकली स्टडी थी कि किस तरीके से अगर सी पे रूल है तो कैसे वर्ल्ड पे रूल है, राइट। एंड बेसिकली ये अमेरिकन थे।
नेक्स्ट आती है रिमलैंड थ्योरी। रिमलैंड में उन्होंने बोला कि जो रिमलैंड्स है यानी कि ज्योग्राफी ऑफ पीस, कि किस तरीके से जो एक पर्टिकुलर एरिया है वो इंपॉर्टेंस रखता है रादर देन सी या फिर लैंड पर्टिकुलरली। सो ये निकोलस स्पाइकमैन ने 1944 में दी थी। नेक्स्ट आती है एयर पावर थ्योरी की एयर इंपॉर्टेंट है, ये बोलते हैं आपके। अच्छा, एयर पावर थ्योरी स्टार्टिंग में दो अलग पर्सन ने दी थी, बट इसको पूरा जो डेवलप किया था वो अलेक्जेंडर सिवर्स्की ने किया था 1954 में। और बुक का नाम है विक्ट्री थ्रू एयर पावर। और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से क्वेश्चन भी आ जाता है कि पहले आपके शिप्स वगैरह ज्यादा चलते थे, नेवल पावर पे ज्यादा फोकस होता था जब कॉलोनियलिज्म था। धीरे धीरे आपका एयर पावर डेवलप हुई और किस तरीके से उसका रोल बढ़ जाता है वो उस पे बता रखा है। नेक्स्ट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो कि पीटर ड्रंकर बोलते हैं कि आपको किस तरीके से मैनेजमेंट करनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे, कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स है, क्या आपके गोल्स है 1954 में। बुक का नाम है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है 17 रेडिकल ह्यूमैनिज्म, जो कि एम एन रॉय ने दिया है और उनकी बेसिकली इसी को हम बोलते हैं न्यू ह्यूमैनिज्म, राइट। पितृभू एंड पुण्यभू, ठीक है। बेसिकली पितृभू यानी कि फादरलैंड, पुण्यभू यानी कि होली लैंड। क्या वीडी सावरकर का कॉन्सेप्ट क्या है, हिंदू कौन है, हिंदू ऐसा रिलीजियस चीज नहीं है। जो भी आपके भारत को पितृभू और पुण्यभू मानता है वो हिंदू है, इस तरीके से ये एक्सप्लेन करते हैं इस बुक में। अब एक चौखंबा मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण यानी कि सेंटर से स्टेट, स्टेट से आपका लोकल लेवल पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से होना। तो ये किसने दिया है, राम मनोहर लोहिया ने दिया है। और बेसिकली ये बोलते हैं कि हर एक स्टेट में ना चार पिलर होते हैं। एक तो सेंट्रल, सेंट्रल वाला, दूसरा फिर स्टेट वाला जिसको आप प्रोविंशियल बोलते हो, देन डिस्ट्रिक्ट वाला होता है एंड देन विलेज लेवल। इस तरीके से आपका डिसेंट्रलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है आपका सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर बेसिकली जोसेफ ने अपनी जो बुक थी 1990 में इनकी बुक आई थी, बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर। और उसमें बोला था कि देखो पावर ऐसा हार्ड पावर नहीं होता कि आप लड़ाई करके या किसी को थ्रेटन करके कोई चीज जीत रहे हो। कि सॉफ्ट पावर भी एक तरीके की पावर है कि आप, तो पावर का मतलब है कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, चाहे वो नेगोशिएशन के थ्रू करो या आपके पास कोई स्पेशलिटी है कि भाई समझ लो आपके आपके उधर कुछ रिसोर्सेज अच्छे मिलते हैं या आपके पास कोई कला है, किसी भी तरीके से अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो वो भी एक पावर का ही हिस्सा है। और उन्होंने हार्ड पावर के एक ऑल्टरनेटिव की तरह सॉफ्ट पावर को बताया था। नेक्स्ट आता है आपका टर्मिनोलॉजी नंबर 21, काउंटर पब्लिक। ये जो टर्मिनोलॉजी है बेसिकली नैन्सी फ्रेजर के द्वारा दी जा गई है और ये बोलते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से संबंधित है ये, राइट। कि डिस्क्राइब करते हैं कि जो काउंटर पब्लिक यानी कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उन्होंने एक अपना अलग से स्पेस बना लिया है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट है इलीट। बेसिकली जो इलीट जो टर्म है वो विल्फ्रेडो पेरेटो ने दी है। कहीं ना कहीं जो इलीट थ्योरी है वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करती है, क्वेश्चन करती है डेमोक्रेसी को। ठीक है, वो बोलती है कि ऐसा पावर सबके पास नहीं होती बल्कि पावर एक छोटे ग्रुप के पास होती है। उस छोटे ग्रुप को विल्फ्रेडो पेरेटो ने इलीट बोला है अपनी बुक द माइंड एंड सोसाइटी में, जो कि 1915 से 19 में उन्होंने काम करा है। आई कब है, 1916 में आई है, ये मुझे आप बताइए। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास आइडियोलॉजी। और ये तो मैं आपसे पूछने वाली हूँ, ये टर्मिनोलॉजीज कब आपकी गढ़ी गई, क्योंकि ये यूज हुई है 1801 से 1815, जो उनकी राइटिंग्स थी ना एनलाइटनमेंट से रिलेटेड, डेस्टिट्यूट दे ट्रेसी की, उसमें यूज हुई है। लेकिन गढ़ने की टर्म कौन सा ईयर है, 1973, सॉरी 1793, 1795 या कोई और ईयर है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट जो टर्म है, सोशलिस्ट बेसिकली रॉबर्ट ओवन लेके आए थे। उस समय अर्ली सोशलिस्ट थे, उस समय ऐसा नहीं था कि एकदम से मतलब कैपिटलिज्म को काउंटर करना है, एकदम से कुछ एक नई विचारधारा लेके आनी, नहीं। उस समय ये था कि देखो कैपिटलिज्म में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कुछ चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए, हमें कोऑपरेटिव एक बनानी चाहिए, सबके फोकस मतलब जो वर्कर्स हैं उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में काम करना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइज, अगर इंडस्ट्री अपने लेवल पे चेंजेस करे तो ये सब कर सकता है, तो 1827 की है। नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली एक बुक आई थी द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज, पूरा नाम सबको नहीं पता होता। तो ये जीन फ्रेंकोई डोटार्ट की है 1979, जिसमें ये बताते हैं कि किस तरीके से मॉडर्निज्म में बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्वेश्चन करी जा सकती है। जो अगर आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखिए कितनी ज्यादा मल्टीपल रियलिटी होती है, मल्टीपल ट्रुथ होते हैं, मल्टीपल नैरेटिव होते हैं और हर नैरेटिव का भी अपना नैरेटिव होता है। आपका टर्म है 26
डबल कॉन्शियसनेस बेसिकली WEB डुबोइस की है ये। इनका जो वर्क था द सोल्स ऑफ ब्लैक फोक्स, उसमें ये जो टर्मिनोलॉजी है ये मेंशन की गई थी। इसका मतलब क्या होता है कि हमेशा आप अपनी तरफ देखते हो दूसरों की नजरों से, कि अगर किसी ने आपको बोला कि यार तू बहुत बोलता है या फिर तू मोटा है या पतला है, इस तरीके से आप दूसरों की नजर से देखते हो और इस वजह से आपका अपनी आइडेंटिटी नहीं बन पाती। कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है मल्टीकल्चरलिज्म से। नेक्स्ट, हिंदुत्व जो टर्म थी, ठीक है, सो हिंदुत्व हम बहुत ज्यादा एसोसिएट करते हैं गुलवारकर से या वीडी सावरकर से, लेकिन इसको गढ़ा किसने था? चंद्रनाथ बसु ने, ठीक है, ये ध्यान रखना। 28 ये जो टर्म है पोस्ट कॉलोनियल, वो सब आपका पहले यूज होती है लिटरेरी वर्क किसके में? द एम्पायर राइट्स बैक, ये 1989 का वर्क है। और ये किस कंटेक्स्ट में होती है? ये कंटेक्स्ट होता है कि जो कल्चरल इंटरैक्शन है ना कॉलोनियल सोसाइटी में, उससे संबंधित इसमें ये यूज होती है ये टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट है सबाल्टर्न। सबाल्टर्न बेसिकली अगर आप बात करोगे तो एंटोनियो ग्राम्स्की से यूज करते हैं। उनके जो प्रिजन नोटबुक्स है, प्रिजन नोटबुक्स अगेन एक कलेक्शन है जो कि जब वो जेल में रहे थे तो इनके जो एसेस थे उनको कंपाइल कर दिया गया एंड एक बुक की तरह लॉन्च किया गया, दैट वाज प्रिजन नोटबुक्स, ठीक है। अब जो सब आल्टर्न है वो कहीं ना कहीं उससे एसोसिएटेड गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक भी हैं, ठीक है। किस कंटेक्स्ट में ये आप मुझे बताएंगे। सो अभी 29 टर्मिनोलॉजीज हो गई हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी करो, वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी करो, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो ये भी मुझे बताओ। नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजी नंबर 30, एसेंशियलिज्म एंड स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म। सो बेसिकली गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक की ये टर्म है, ये डिस्क्राइब करती है कि किस तरीके से आपका समाज में कैसे फंक्शन करता है जब हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं। और ये बोलती है कि देखो दोनों में ना फर्क है। जो स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म है ना वो कभी भी जो कल्चर में डाइवर्सिटी है या आपकी आपकी जो जाति है, आपकी पहचान है, एथनिक आइडेंटिटी है, उसको इग्नोर नहीं करता, ठीक है। एंड प्रैक्टिकली इट, लेकिन ये क्या करता है? इट मिनिमाइजेस। अगर वो ये इग्नोर नहीं करेगा, उसको बढ़ावा देगा, तो इंटर ग्रुप जो डाइवर्सिटी है थोड़ा वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप सब अपनी अपनी आइडेंटिटी को बात करेंगे। नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजी नंबर 31, कंटेक्चुअल मॉडर्निज्म। ये आर शिवा कुमार की टर्म है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है 32, कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म को एक अलग कंटेक्स्ट में जब ब्रिटिश जनरल इलेक्शन हुए थे 1874 के, उस कंटेक्स्ट में बेंजामिन डिसराइली ने यूज किया था 1872 में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्योंकि अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में ना आपसे पूछा जाता है कि भाई इस कॉन्टेक्स्ट में किसने कौन सी टर्म यूज़ की है आप बताइए, ठीक है? तब आपके लिए इसलिए मैंने सारी चीज़ें डाल रखी है। नेक्स्ट है कल्चरल नेशनलिज्म, जो कि बेसिकली नेशनलिज्म राष्ट्रवाद कैसा? आपका कल्चर सांस्कृतिक, जोहान गॉटफ्राइड वॉन हर्टर से एसोसिएटेड है, ये ध्यान रखना। कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली जो टर्म है वो आप अलेक्जेंडर वेन, आप बहुत सारे नहीं, अलेक्जेंडर वेन है कि नहीं है आप मुझे बताएंगे। सो कंस्ट्रक्टिविज्म की जब हम बात करते हैं तो ये जो टर्म है इसको किसी ने भी शेप किया हो, लेकिन गढ़ा किसने? निकोलस ऑनफ ने गढ़ा है। 1989 में इनकी बुक आई थी द वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग, वहां पे ये यूज हो रखी है। देन आपका जो शब्द है यूनाइटेड नेशन, वो आप सभी को पता है, प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बट बार बार क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने लिख दिया। अम, आह, ठीक है। ब्रिक जो टर्म है गोल्डमैन सैच से एसोसिएटेड है, जिम ओ'नील उन्होंने ये गढ़ा था। ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये जो चार कंट्री थी बहुत जल्दी डेवलप कर रही थी, उनको आपका डिनोट करने के लिए। नेक्स्ट है ये जो टर्म है हमारी जो दलित, ठीक है, ये सबसे पहले ज्योतिराव फुले ने यूज किया था। क्या किनको संबोधित करने के लिए? कि भाई जो ऑप्रेस्ड क्लास और अनटचेबल्स जो उस समय थे ना, कास्ट ऑफ हिंदूज उस समय थे, तो उस उनके लिए यूज किया था। बट अब अनटचेबिलिटी नहीं है अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक इससे संबंधित कानून भी है, वो कानून का ईयर आप मुझे बताओगे, क्या वो 1955 है? और उस कानून का नाम आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थोड़ा पार्टिसिपेट भी किया करो सो दैट आपकी भी प्रैक्टिस हो और अलग अलग यूनिट के जो टेक्स्ट है हम एसोसिएट करके देख सके, क्योंकि आजकल क्वेश्चन भी ऐसे आ रहे हैं। नेक्स्ट साइबरनेटिक्स, बेसिकली ये होता है कि जो स्टडी ऑफ द फीडबैक होती है, कि भाई जो आपका आउटपुट आया है, फीडबैक जो भी है, डिसीजन पॉलिसी लिया गया है, उसको स्टडी करके कि अच्छा आगे क्या डिसीजन लेने हैं, किस तरीके से वर्क करना है। ये नॉर्बर्ट वाइनर की टर्म है, ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म। जो जुडिशियल एक्टिविज्म टर्म है, ये आर्थर एम शेल्सिंगर जूनियर ने 1947 में गढ़ा है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अभी तक मैंने आपको एक कंप्लीट लिस्ट दे दी है बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज की। आप सोचोगे कि अभी तो यार और भी चीजें हैं जो रहती है। बिल्कुल आप सबको सब कुछ कराया जाएगा। मैंने बुक्स एंड ऑथर करा दिया, मैंने आपको कमिटीज करा दी, मैंने आपको कॉइन द टर्म करा दिया। उसके बाद ना जैसे इस टर्मिनोलॉजी वाले में ना एक थोड़ी-सी पार्ट मिसिंग है कि बहुत सारी थ्योरीज़ अलग-अलग पर्सन ने दी है, वो मैंने जान के नहीं कराई, क्योंकि मैं थ्योरीज़ पे अलग से लेक्चर लेके आऊँगी जिसमें मैं सारी थ्योरी बताऊँगी कि अच्छा इन्होंने ये थ्योरी दी है, इसका मतलब ये है। ठीक है? सो दैट एक फास्ट रिविजन हो जाए, राइट? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो और पुरानी वीडियोज़ भी जाके देख लो। इसको भरपूर प्यार दो शेयर करके। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।